तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 9th है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के वन से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बुक में ये 2021 का डाटा है, लेकिन हम लोग इसी में 2023 को करेक्ट करके इसमें शामिल करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर 2023 के अनुसार अगर हम लोग देखें कि झारखंड में टोटल जो वनों का विस्तार है वो कितना है, तो वो आपका 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 23,765.78 किलोमीटर जो स्क्वायर ये झारखंड में वनों का विस्तार है ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार। वहीं अगर 2021 की बात करें तो जेपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि झारखंड में 2021 के ISFR रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो वन का विस्तार कितना है। तो उस समय इसका उत्तर था 23,721 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जबकि 2023 में कितना हो गया 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर इसमें वृद्धि देखा जाए तो वो आपका 58.18 किलोमीटर स्क्वायर इतना ये वृद्धि हुआ है। तो पहले की तुलना में अभी झारखंड में वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है तो 58.18 किलोमीटर स्क्वायर। एवरेज में याद रखिएगा 58 जो है वर्ग किलोमीटर झारखंड में वन का वृद्धि हुआ है। अगर हम लोग डाटा के अनुसार देखें तो ये आपका 23,721 है। इसमें अगर हम लोग 44 जोड़ेंगे तो आपका 23,765 आता है, लेकिन ये 44 यहाँ पे रिपोर्ट में नहीं दिया हुआ है। रिपोर्ट में जो है वो 58 दिया हुआ है, ठीक ना। और अगर एग्जैक्ट हम लोग देखें तो 44 जो है किलोमीटर स्क्वायर इतना जो है क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट में 58 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 58 ही काउंट करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग 2021 का डाटा दें तो 2021 के अनुसार 29.76% पे वन था। वहीं अगर 2023 का डाटा लें तो अब जो है वो आपका 29.81% क्षेत्र पे आपका वन हो गया है। तो 2021 में 29.76 था, 2023 में 29.81 हो गया, मतलब इसमें भी वृद्धि हुआ। आगे देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो भारत है तो भारत के कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो आपको ये यहाँ पे 2021 का डाटा दिया हुआ है, लेकिन आपको 2023 के संदर्भ में मानना होगा। तो अगर हम लोग लमसम देखें तो अगर 3 का आंसर जो है 2021 के अनुसार वो 3.31 है। कितना है 3.31 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले 23,721 वर्ग किलोमीटर था और उस समय जो है ये भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.31% था। अब जो है इसमें 58% का वृद्धि हो गया, मतलब 58 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हो गया है। तो अब 23,765.78 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। तो अब भी इसमें वृद्धि हुआ है, तो ये लगभग आपका 3.5 ही आएगा, लगभग 3.31 तो 2021 में था, ये कुछ ही बड़ा है। तो 3 पॉइंट आप मान लीजिए ना, लगभग लमसम में 4 के करीब मानिएगा, ठीक है। तो लगभग 4 जो है वो % के करीब में आप मानकर चलिए, या फिर आप एक डाटा ये भी याद रख सकते हैं 3.41%, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 2021 में जितना था उससे 58 जो है वर्ग किलोमीटर ही बड़ा है, तो ज़्यादा डाटा चेंज नहीं होगा। जो पहले था, पहले 3.31% था, तो अभी भी लगभग इस यही % रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, हल्का सा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से
झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है? तो अगर वन क्षेत्र के विस्तार के आधार पर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है वो आपका मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम अगर वन की बात की जाए तो ये वो आपका हरियाणा में है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड जो है वो 10वां स्थान में आता है पूरे भारत में वन क्षेत्र के हिसाब से। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का जो आच्छादन कितना है? तो प्रति व्यक्ति वन यानी कि जो है पर कैपिटा जो फॉरेस्ट है वो कितना है? तो प्रति व्यक्ति वन या फिर जो पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.08 हेक्टेयर है। ठीक ना, आच्छादन का अर्थ होता है आवरण। तो प्रति व्यक्ति अगर वन की बात की जाए तो ये आपका 0.08 हेक्टेयर है। इसके अलावा देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और 6ठा नंबर क्वेश्चन के अनुसार इसमें बताया जा रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार कितना है? तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ बताया गया है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, यहाँ 2021 लिखा हुआ लेकिन हम लोग डाटा लेंगे 2023 का। तो ये बताया जा रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक जो वन भूमि है वो किस जिले में है, यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस भूमि में है, मतलब किस जिले में है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा वन जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, अगर परसेंटेज की मतलब ये अगर एरिया की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम में लगभग 3377.69% है, 69 किलोमीटर स्क्वायर है। लगभग आपका 3350 है, 3377.69 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम के बाद आता है सेकेंड नंबर जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका आता है लातेहार। तो लातेहार में पश्चिमी सिंहभूम के बाद है, तो लातेहार में जो है वो 2383 किलोमीटर स्क्वायर है। थर्ड नंबर आता है आपका चतरा, और चतरा में वन कितना है? तो लगभग 1799.39 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 1800 जो है वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है आपका हजारीबाग। ठीक है, तो सर्वाधिक जो वन वाला ज़िला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, उसके बाद लातेहार है, उसके बाद चतरा है, उसके बाद हजारीबाग है। अगर इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा तो सीला को चाहा, तो सी से सिंहभूम, ला से लातेहार को यहाँ पे केवल बीच में ऐसे रखा गया है, चा से चतरा और हा से हजारीबाग। तो सीला को चाहा तो पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा, उसके बाद हजारीबाग। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया था सीला को चाहा, तो सी से सिंहभूम, ला से लातेहार, तो सेकंड नंबर में लातेहार आ जाएगा। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जहाँ पे वन है कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा कम है? तो झारखंड में सबसे कम वन वाले जिलों की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर में आपका है जामताड़ा। जामताड़ा में जो वन है वो मात्र 107.49 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 107 वर्ग किलोमीटर ही है मात्र। इसके बाद जामताड़ा के बाद आता है आपका देवघर, और देवघर में आपका 202.66 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद थर्ड नंबर में है धनबाद, तो धनबाद में जो है आपका वन वो आपका 221.20 वर्ग किलोमीटर है, मतलब देवघर से हल्का सा ज़्यादा। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है आपका पाकुड़। ठीक है, तो याद रखिएगा जामताड़ा, देवघर, धनबाद और पाकुड़ सबसे कम जो वन वाले जिलों की बात करें। तो अगर इसका ट्रिक देखते हैं हम लोग तो देखते हैं जा देव धान पका, तो जा देव धान पका, तो जामताड़ा, जा से जामताड़ा, देव से देवघर, धान से आपका ये धनबाद और पका से पाकुड़। तो झारखंड में जो है वो देख लिए हम लोग। जामताड़ा में मतलब मात्र जो है 107 वर्ग किलोमीटर में वन है, देवघर में 202
वर्ग किलोमीटर में 1 है। धनबाद में 221 वर्ग किलोमीटर में 1 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका जामताड़ा। और जामताड़ा में मात्र 107.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही वन है। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला की बात करते हैं हम लोग कि वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा वन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लातेहार। वन प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो इसमें भी 4 वो दिखते हैं। सबसे पहले 1% में लातेहार आ जाएगा, जबकि सर्वाधिक वन वाले में लातेहार सेकंड नंबर पे था और पश्चिमी सिंहभूम पहले नंबर पे था। और अगर पश्चिमी सिंहभूम है यहाँ पे तीसरे नंबर में आ जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो लातेहार अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लातेहार पहला नंबर में, दूसरा नंबर में चतरा परसेंटेज के हिसाब से, तीसरा नंबर में पश्चिमी सिंहभूम परसेंटेज के हिसाब से, और चौथा नंबर में हजारीबाग। हजारीबाग आपका वन क्षेत्र में भी 4 नंबर में था और परसेंटेज वाला में भी 4 नंबर में था हजारीबाग। ठीक है, तो लातेहार में अगर हम लोग देखें तो लातेहार में अगर वन की बात करें तो ये आपका 56% है। ठीक है, वहीं चतरा में अगर वन की बात करें तो ये लगभग आपका 48% है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो ये आपका 46% है और वहीं हजारीबाग का डाटा नहीं दिया हुआ है। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लातेहार में, उसके बाद चतरा में, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में और सबसे कम मतलब उसके बाद फिर हजारीबाग। ठीक है, ये है आपका सर्वाधिक 1% वाला जिला। तो इसमें लातेहार के बारे में याद रखिएगा 55.54 है, लगभग 56% मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लातेहार हो जाएगा, लगभग 56%। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला। तो दूसरा भी बताया गया था ना, पहला अगर हम लोग देखें तो वो लातेहार था, तो दूसरा चतरा हो जाएगा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा हजारीबाग। तो दूसरा नंबर चतरा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम अगर अब हम लोग देख लिए, अधिकतम परसेंटेज वाला देख लिए हैं कि जो है मतलब कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला देखिए 4 ठो, पहला लातेहार, दूसरा चतरा, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा हजारीबाग। अब देखते हैं हम लोग जो है कम प्रतिशत वाला जिला। तो कम प्रतिशत वाला जिला भी देखिए, कम प्रतिशत वाले ज़िले में सबसे पहले आएगा आपका जामताड़ा। जामताड़ा के बाद आएगा आपका देवघर, वही सीरीज है। देवघर के बाद आएगा आपका धनबाद, वही सीरीज है। धनबाद के बाद यहाँ पे था पाकुड़, वहाँ पे सबसे कम 1 वाला में, लेकिन सबसे कम 1% वाला में धनबाद के बाद आ जाएगा चौथे नंबर में दुमका। बस यही चेंज हुआ है। तो जा देव धान पका वहाँ पे था सबसे कम 1 वाला में, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा जा देव धान और यहाँ पे लास्ट में दुमका। तो जा देव धान लाव कहाँ से, दुमका से, ये हो जाएगा। जामताड़ा में अगर देखिएगा सबसे कम 1 यहाँ पे मिलता है 5.94, तो 5.94% लगभग 6% मान लीजिए। इसके बाद आता है आपका देवघर। देवघर में आपका 8.30, लगभग 8.5%। इसके बाद आता है आपका धनबाद। धनबाद में है 10.84%, तो लगभग 11%। इसके बाद आपका दुमका में 15.66%, तो लगभग 15.5%। ये हो गया आपका। तो ये चारों जो है आपको एटलीस्ट एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये 4 तरह का जो क्वेश्चन बनता है वो। ठीक है, अब देखते हैं इसी में आपको बताया गया है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट आया था इसमें जो जनसंख्या घनत्व बताया गया है वो आपका 414 पर किलोमीटर बताया गया है। तो प्रति किलोमीटर में 414 प्रति किलोमीटर बताया गया है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। अगर झारखंड में हिल जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हिल डिस्ट्रिक्ट यानी कि पहाड़ी जिलों की, तो वो 0 है। जबकि झारखंड में अगर ट्राइबल जिलों की बात करें तो वो 17 है। वहीं अगर झारखंड का अगर एरिया की बात की जाए वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार, तो आपका 79,716 है। 79,721 नहीं बल्कि 79,716 वर्ग किलोमीटर है।
और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो आपका अभी भी वही है 32.99 मिलियन। तो 32.99 मिलियन यानी कि 3,29,38,134। तो 3,29,38,134 इतना याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड में एक और पॉइंट बताया गया है कि 2021 से 2023 में अगर हम लोग रिपोर्ट में देखें तो वो आपका 58 जो है वो वर्ग किलोमीटर बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा है, 58 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर एक्चुअल डाटा देखें तो अगर हम लोग ये घटाए कि जो आपका 23,700 जो 65 है .78 है, इसमें अगर हम लोग 23,721 को घटाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे 44 वर्ग किलोमीटर का ही वृद्धि हुआ है। लेकिन डाटा में 58 दिया है तो हम लोग भी 58 ही मानेंगे, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आप ध्यान रखिए कि हम लोग देखते हैं कि जो वन आवरण है ना वो 2021 में बढ़ा था कितना, देखिए 2019 से 2021 के बीच में जो वन आवरण था वो 110 वर्ग किलोमीटर बढ़ा था। वहीं 2021 से 2023 के बीच में 58.81 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो 58.81 लगभग 59 मान लेते हैं। और अगर इसको हम लोग परसेंटेज में देखें तो ये आपका 1.91% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1.91%, लगभग 2% मान लीजिए इसको भी। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बताया गया है कि देखिए इसमें बताया गया है ना कि झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। तो झारखंड में आपको पता होना चाहिए कि वन नीति के माध्यम से जो है वो 33% वन हर एक ज़िलों में होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में झारखंड सरकार एक कदम उठाता है और राज्य में वन क्षेत्र को 33% का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए वन नीति बनाता है। और वह उस वन नीति के माध्यम से बहुत सारा बात का उसमें उल्लेख किया गया, प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया वन नीति में। तो क्या क्या उल्लेख किया गया वो देखिए, पहले हम उसके बारे में बता देते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। तो वो जो झारखंड सरकार जो वन नीति बनाया है उसके अंतर्गत बोला गया है कि प्रत्येक गाँवों में एक वन समिति होगी जिसमें गाँव के प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य होगा। इसके अलावा ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार जो है वो वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ग्रामीणों की आवश्यकता के अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। फिर है वनों उत्पादों की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। और चौथा नंबर है वनों की सुरक्षा का जो भार है वो ग्रामीणों और वन विभाग दोनों के ऊपर होगा। और भी एक और लास्ट पॉइंट बताया गया है कि इस नीति के तहत राज्य में 10,000 से अधिक वन समितियों का गठन किया गया है। तो प्रत्येक गांव में एक एक वन समिति होगा। तो झारखंड में लगभग 32,620 गांव है। तो ऐसे में लगभग 10,000 से भी अधिक जो वन समिति का गठन किया जा रहा है झारखंड में, ठीक है। अब इससे हम लोग संबंधित जो क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है ग्रामीण स्तर पर एक एक वन समिति होगा, एक एक वन समिति गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक एक सदस्य जो होगा वो इस समिति का सदस्य होगा। तो प्रत्येक परिवार का एक सदस्य, सभी सदस्य नहीं, ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति बनेगा, ये बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का जो है वो सदस्य होगा, बिल्कुल सही बात। बी नंबर देखिए वनोत्पादों की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा देखिए वनों की सुरक्षा का जो दायित्व है वो वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा जाएगा। तो ये तीनों सही है। इसके अलावा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए। धनबाद, जामताड़ा, देवघर, धनबाद। उपरोक्त जिला को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम जो वन है जामताड़ा में, उसके बाद देवघर में, उसके बाद धनबाद में और उसके बाद जो है वो मतलब पाकुड़ में है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है। तो लगभग 10,000।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्षित वन यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसके बारे में बताया गया है कि रक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो रक्षित वन के अंतर्गत किस प्रकार के जो वन हैं इसको शामिल किया जाता है। ये आपका रक्षित वन है। रक्षित वन को ये आरक्षित कहते हैं और संरक्षित अलग होता है। तो पहले रक्षित वन के बारे में आप एक पॉइंट जान लीजिए, रक्षित वन किसको कहा जाता है। तो जो रक्षित वन है ना, इसमें वैसे वन जिसमें मनुष्यों के पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः पूरी तरीके से प्रतिबंध हो, उसको आरक्षित वन कहते हैं। ठीक ना, ये समझ लीजिए। तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, बिल्कुल सही बात। यहाँ किसी भी प्रकार के गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं होता है, ये गलत है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों की संचालन की अनुमति मिलती है, ये भी गलत बात है। यहाँ केवल पशु चराने की अनुमति होती है, ये भी गलत बात है। तो 16 का जो ए है वो सही होगा। तो 16 नंबर का जो है ए वो सही है। नहीं 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 सॉरी, 16 नंबर का ए सही नहीं है, ए जो है वो गलत हो जाएगा। 16 नंबर का जो सी है वो सही है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत ही सीमित गतिविधि के संचालन की अनुमति है। आपको जो है वो अनुमति मिलेगा लेकिन सीमित मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। तो जो आपका आरक्षित वन है, आरक्षित वन में लकड़ी काटने पे और पशु चराने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है, ये याद रखिएगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इसमें जो बोला जा रहा है कि सरकारी अनुमति के तहत ही सीमित गतिविधि जो है वो संचालित की जा सकती है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है संरक्षित वनों के बारे में, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में याद रखिएगा कि वैसे वन जिन पर मनुष्यों को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने और लकड़ी काटने की अनुमति होती है। तो संरक्षित वन में मनुष्यों को पशु चराने और लकड़ी वगैरह काटने की अनुमति होती है, जबकि आरक्षित वन में ये सब नहीं होता है। आगे देखिए, इस प्रकार के वन में जो है वो बिना अनुमति के सभी प्रकार की जो गतिविधि है वो प्रतिबंध होता है। और जो आपका आरक्षित वन है उसमें अनुमति, सरकारी अनुमति लेने के बाद जो है वो कुछ सीमित गतिविधि करने का अधिकार मिलता है। लेकिन संरक्षित वन में जो है वो बिना अनुमति का कोई भी गतिविधि नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखिए, इसका ऑप्शन देखिए संरक्षित वन के बारे में। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध नहीं होता है, तो ये भी गलत बात है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत जो है सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति होती है। तो ये थोड़ा बहुत ठीक लगता है, मतलब कि 17 नंबर का देखिएगा तो 17 नंबर सॉरी यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। ठीक है ना। तो संरक्षित वन के बारे में बताया गया, यहाँ पे सभी प्रकार के जो गतिविधि है इसमें प्रतिबंध होता है। यहाँ सरकारी अनुमति के तहत जो है वो सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं मिलती है, ये नहीं। ये जो है ये वाला ऑप्शन आपका आरक्षित वन के लिए है। जबकि संरक्षित वन जो है, संरक्षित मतलब संरक्षण कर दिया गया, उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। और संरक्षित में जो है वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो गतिविधि करने पे प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि आरक्षित जो वन है वहाँ पे सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन का अनुमति मिलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब बाकी जो अवर्गीकृत वन किसको कहेंगे, तो जो संरक्षित और संरक्षित और आरक्षित में नहीं आएंगे उसको अवर्गीकृत में शामिल कर देंगे। तो सिंपल से याद रखिएगा कि संरक्षित वन यहाँ पे किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगा, इसको सब में इसमें रोका जाएगा। आरक्षित वन यहाँ पे जो है वो मतलब कि सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के लिए आपको अनुमति मिलेगा। तो सरकारी अनुमति के द्वारा ही जो है वो सीमित गतिविधियों के संचालन का अनुमति मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर आरक्षित वनों का विस्तार है। तो आरक्षित वनों की बात की जाए तो आरक्षित यानी कि आरक्षित वन के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर झारखंड में देखा जाए तो जो आपका आरक्षित वनों का जो विस्तार है वो कितना है, तो वो लगभग आपका 4500 है। एग्जैक्ट डाटा मतलब कि 4447 है। तो आरक्षित वनों का विस्तार 4447 है, मतलब कि 4447.5
किलोमीटर स्क्वायर। तो 4447.21 वर्ग किलोमीटर ये आरक्षित वनों का विस्तार है। वहीं अगर आरक्षित वनों के बारे में हम लोग देखें कि इसका परसेंटेज कितना होता है, तो वो आपका लगभग 18.5% होता है। और अगर ऐसे हम लोग किलोमीटर में देखें तो ये आपका 4447.21 किलोमीटर होता है, वर्ग किलोमीटर। तो 4047 मतलब 4447 याद रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य में कुल कितने जो है भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है। तो हम लोग भी आरक्षित वन के बारे में देखिए। अब हम लोग देखते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वनों का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है, वो लगभग आपका 17,812.28 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप याद रखिएगा 18,000। कितना याद रखिएगा? तो संरक्षित वन जो है वो 18,000 है, जबकि आरक्षित वन आपका 4500 है। तो आरक्षित वन 4500, संरक्षित वन आपका 18,000 और एग्जैक्ट डाटा 17,812। संरक्षित वनों का अगर परसेंटेज देखें तो वो आपका 81.28% हो जाएगा, 81.28। अब देखिए झारखंड 20 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है। तो अवर्गीकृत वन के बारे में देखिएगा तो ये ज़्यादा नहीं है, बल्कि 1696 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसको डाटा में याद रखिएगा ऐसे ही नॉर्मल लमसम में, तो लगभग 1700 याद रखिएगा। तो 3 डाटा बताए हैं। जो आपका आरक्षित वन है ये आपका लगभग 4500 है, ठीक है, 4500 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपका संरक्षित वन की बात की जाए तो ये लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो ये आपका 1696 लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर है। और वह अवर्गीकृत वन का अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो ये आपका 0.14% है। तो ये 0.14% है। और वो आपका आरक्षित वन 18.5%, संरक्षित वन 81% और जो अवर्गीकृत वन है वो 0.14% है। अब इसका हम लोग ये देखते हैं, झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना जो प्रतिशत है वो आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तो आरक्षित वन में आपको बताया गया था, आरक्षित वन के बारे में याद रखिएगा कि ये आपका 4500 आता है। तो 44, 47 ये याद रखिएगा, 4447। तो 44, 47 लमसम में 4500 वर्ग किलोमीटर आता है। और अगर इसको परसेंटेज में देखिएगा तो आपका 18.58% आता है। वहीं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वो संरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तो संरक्षित वन में बताया गया है ये आपका लगभग 18,000 आता है, 18,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा 81.28% आता है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत जो है वो अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है। तो अवर्गीकृत वन के बारे में बताया गया था, वो आपका 1696 वर्ग किलोमीटर है, लमसम में याद रखिएगा 1700 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में 0.14, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन आपको बताया गया है कि झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में जो है वो आरक्षित वनों का विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है। तो आरक्षित वन जो है वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि राज्य का सबसे बड़ा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो पोरहाट एवं कोल्हान वन क्षेत्र है। तो पोरहाट और कोल्हान वन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त ये राजमहल में और पलामू के वन क्षेत्र में भी आरक्षित वन जो है देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पोरहाट और कोल्हान वाले क्षेत्र में आरक्षित वन देखने को मिलता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो जो आपका संरक्षित वन है ये इसका सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग ज़िले में है, इसके बाद गढ़वा में है, उसके बाद पलामू में है, उसके बाद रांची में है। तो संरक्षित वन सबसे ज़्यादा हजारीबाग ज़िले में है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है। तो जो आपका अवर्गीकृत वन है तो राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र आपका साहेबगंज है। और साहेबगंज के बाद जो है वो पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद दुमका, उसके बाद हजारीबाग का स्थान आता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है और ये बताया जा रहा है कि झारखंड में जो वन प्रदेश है
हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं ना, एक है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और एक है आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वन को ही हम लोग बोलते हैं पतझड़ वन। तो पहला है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, यानी कि ट्रॉपिकल वेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। तो ट्रॉपिकल वेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में देखिए, इसमें बताया जाता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है वो आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। आर्द्र पतझड़ बोलिए या फिर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होता है। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है। और ये सागरीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। झारखंड के सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लातेहार, संथाल परगना क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है। आगे देखिए, इन वनों में साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। साल के जो वृक्ष की जो ऊंचाई होती है यहाँ पे अधिक होती है। क्यों अधिक होती? क्योंकि यहाँ पे वर्षा वगैरह ज़्यादा होता है इसलिए। तो आर्द्र पर्णपाती वन में साल वृक्ष का लंबाई ज़्यादा होगा, जबकि शुष्क पर्णपाती वन में साल वृक्ष का लंबाई थोड़ा कम होगा। इसे जो है वो पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, साल वृक्ष को। आगे देखिए, राज्य के लगभग 2.66% भूभाग पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। तो झारखंड के लगभग 2.66% भूभाग पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका हम लोग अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है, इस वन का जो है, इस वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सही बात है। इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। पतझड़ को ही पर्णपाती कहते हैं, वो भी देखिए। आगे देखिए, थर्ड नंबर है, इस वन में साल, शीशम, सेमल और महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी सही है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। तो लगभग 2.66% भूभाग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पे शुष्क पतझड़ वनों का विकास होता है, और इसी कारण ऐसे क्षेत्र को जो है हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या फिर पतझड़ वन कहते हैं। झारखंड के पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना में इन क्षेत्रों का मतलब इन वनों का विस्तार है। इनमें घास एवं झाड़ियाँ की प्रधानता होती है। आपको बताया गया था कि जो शुष्क पर्णपाती वन है इसमें आपका एलिफेंट ग्रास, जिसको कांसी घास भी कहते हैं, ये सभी एलिफेंट घास वो अलग होता है, हाथी घास वो अलग होता है, कांसी वाला घास वो भी अलग होता है। ये सभी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, इसकी प्रधानता होती है। यहाँ पे वर्षा ही नहीं हो रहा तो पेड़ पौधा ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे घास और झाड़ियाँ मिलेगी, और यहाँ पे ऐसे पेड़ मिलेंगे जो कि सूखा रोधी होंगे। इसके अलावा देखिए, इसके अतिरिक्त यहाँ पे बांस, नीम, पीपल, खैर, पलाश, कटहल और फिर आपके गलूर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। और राज्य के लगभग 93.25% भूभाग पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में विचार कीजिए। तो पहला नंबर ऑप्शन है, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है, तो यहाँ पे सघन वन नहीं मिलेगा, यहाँ वर्षा हो ही नहीं रहा है। फिर आगे देखिए, राज्य का लगभग 93% और एग्जैक्ट 93.25% जो है भूभाग इसी वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सही है। आगे देखिए, जो है वो बताया जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत जो भूभाग है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है। तो इसको हम लोग देखने से पहले हम लोग आप देखते हैं झारखंड राज्य में जो पाए जाने वाले जो प्रमुख वनोत्पाद है। तो जब हम लोग सब्जेक्टिव वाला क्लास कर रहे थे तो वहीं पे आपको बताया गया था कि झारखंड में जो प्रमुख वनोत्पाद है साल, शीशम, महुआ, सागौन, सेमल, गम्हार, जामुन, आम, कटहल, केंदू, ये सभी है। इसके अलावा जो गौण वनोत्पाद है वो आपका लाह हो गया,
आपका केंदुपत्ता, तसर, रेशम, फिर आपके बांस हो गए, ये सभी थे। तो इन्हीं से संबंधित हम लोग जो वन उत्पाद से संबंधित जो है वो क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो बताया जा रहा है आपका कि झारखंड राज्य में सरीफ फूल की प्राप्ति किस जो है वो वृक्ष से की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि साल। तो साल के वृक्ष से ही जो है वो सरई फूल की प्राप्ति होती है। पहले हम लोग साल वृक्ष के बारे में जान लेते हैं। साल का जो वृक्ष है, जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं, ये सबसे बहुत अत्यंत जो है वो कठोर होने के कारण साल की जो लकड़ी है, इसका जो प्रयोग है वो इमारती लकड़ियों में, फर्नीचर बनाने में, रेल के डिब्बे, पटरियों के स्लैब इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साल के पुष्पों को सरे फूल कहा जाता है और इसके बीजों से निकलने वाले जो तेल है उस तेल को कुजरी तेल कहा जाता है। और इस तेल का जो प्रयोग है वो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए किया जाता है और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, साल वृक्ष के बीजों से निकाले जाने वाले तेल को क्या कहा जाता है। तो उसको कुजरी तेल कहा जाता है। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। आगे देखिए, पहला ऑप्शन है कि साल पेड़ के बीजों से प्राप्त कुजरी तेल का जो प्रयोग है वो चमड़ा उद्योग में होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये प्राकृतिक चिकित्सा में इसका यूज होता है। साल झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है, ये बिल्कुल सही बात है। साल के वृक्ष की लकड़ियाँ अत्यंत मुलायम होती है, ये भी गलत बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही केवल सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वो आपका महुआ के बारे में बताया गया है कि झारखंड राज्य का एक प्रमुख वृक्ष है महुआ। महुआ जो है वो कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है और इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है, इसके बारे में बतलाना है। तो महुआ के बारे में एक पॉइंट याद रखिए कि यह झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो फूल, फल तथा बीज सभी का प्रयोग होता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होने के कारण इसका दरवाजे, खंबे आदि बनाने में इसका यूज होता है और इसके फल का जो यूज है वो शराब बनाने में होता है और फल सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकाले के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में ऑप्शन देखिए, इसके लकड़ी का प्रयोग दरवाज़ा बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके फूल का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही बात है। इसके बीज का जो प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, तो ये गलत बात है। तो क्यों, हम लोग का जो महुआ दारू है, जो देसी शराब है, ये विदेशों में निर्यात थोड़ी होता है, तो इससे विदेशी मुद्रा कहाँ से मिलेगी। हाँ, भले देश में होता है लेकिन विदेश में तो नहीं होता ना। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका बताया जा रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उत्पादन जो है वो रुई यानी कि कॉटन हेतु किया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब सेमल वृक्ष के बारे में। तो सेमल वृक्ष के बारे में देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। इसकी जो लकड़ी है, सेमल वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है, इसकी जो लकड़ी है वो हल्की मुलायम होती है और सफ़ेद रंग की होती है, जिसका जो प्रयोग है वो पैकिंग, पेटियों, तख्तियाँ और खिलौने बनाने में किया जाता है। हम लोग देखते हैं ना कि आप लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आम वगैरह, फल वगैरह जो मिलता है तो उसके लिए जो पेटी बनता है वो सेमल पेड़ का ही बनता है, वो बहुत हल्का भी होता है। आगे देखिए, सेमल पेड़ से ही ना इससे रुई यानी कि कॉटन का भी उत्पादन किया जाता है। तो इसका 35 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं हम लोग गम्हार, जामुन, आम, कटहल, केंदू, ये सभी के बारे में तो सबको पता ही है थोड़ा बहुत, ये इसके बारे में उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए गौण वनोत्पाद की बात करते हैं, और जो गौण वनोत्पाद है इसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे। तो गौण वनोत्पाद में हम लोग सबसे पहले जो है वो मतलब कि लाह के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लाह के बारे में पढ़ लेते हैं 2-3 पॉइंट, उसके बाद इसका क्वेश्चन लगाएंगे। भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% जो है वो झारखंड राज्य में उत्पादन किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है। कौन? झारखंड। लाह उत्पादन हेतु आवश्यक निम्न जो भौगोलिक दशाएं हैं वो झारखंड में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे अगर ऊंचाई की बात की जाए तो अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो ये लगभग 350 मीटर होना चाहिए, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। लाह उत्पादन के लिए जो तापमान है वो आपका 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो कि झारखंड में अवेलेबल है।
इसके अलावा लाह उत्पादन के लिए जो वर्षा है वो आपका 150 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम एक पॉइंट और बताते हैं कि ये जो आपका लाह वाला टॉपिक है, ये लाह का उद्योग के बारे में हम लोग जब इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो लाह उद्योग के बारे में वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल से। इसके अलावा देखिए झारखंड में जो लाह की 4 किस्में वो यहाँ पे होती है। 4 किस्में कौन है? तो पहला आपका बैसाखी लाह, जेठवी लाह, फिर आपका कार्तिकेय लाह, फिर आपका अगहनी लाह। तो बैसाखी, जेठवी और आपका कार्तिकेय और आपका अगहनी, ये चारों प्रकार के लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का जो 82% है वो आपका बैसाखी लाह से प्राप्त होता है। तो झारखंड में बैसाखी लाह सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा। एक पॉइंट और याद रखिए, झारखंड में लाह की जो खेती है इससे सब रोजगार एवं अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु रांची, खूंटी, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, दुमका, सरायकेला आदि जिलों में 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। कब? तो 2014-2015 के बीच में। तो 1750 वन प्रबंधन समिति का गठन हुआ था केवल लाह से स्वरोजगार और इससे अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए, इससे अतिरिक्त आय जो है वो उपलब्ध कराने के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए कि राज्य के रांची जिले के नामकुम में लाह से संबंधित शोध कार्य हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत यानी कि ICAR के अंतर्गत, जिसका स्थापना 1926 में हुआ था, इसके अंतर्गत 1924 ईस्वी में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और लाह यानी कि लाह शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई है। ये आपका लाह के बारे में था। ठीक है ना। तो अब हम लोग लाह से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। लाह के बारे में बताया जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कि लाह उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समुद्र तल से लगभग जो ऊंचाई वो आपका लगभग 350 मीटर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। बी नंबर ऑप्शन है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, ये गलत बात है। तापमान जो है वो आपका 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो बी नंबर गलत है। वर्षा की बात करते हैं तो ये आपका 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होना चाहिए, तो ए और सी गलत है, जबकि तापमान जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसके लिए। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष की लकड़ियाँ नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी होती है? तो अगर हम लोग घर वगैरह में नक्काशी बनाते हैं ना भाई कभी कभी, तो उस नक्काशी में किस जो वृक्ष है इस वृक्ष का जो है वो ज़्यादा यूज होता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 37 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप ना गम्हार पेड़ के बारे में सुने होंगे, गम्हार के बारे में। तो गम्हार के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तो गम्हार के बारे में याद रखिएगा। गम्हार पेड़ के बारे में देखिए कि इसकी जो लकड़ी होती है ये हल्की होती है, मुलायम होती है और चिकनी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ होती है, जिसका जो उपयोग है वो फर्नीचर निर्माण में किया जाता है और लकड़ियों पर नक्काशी की दृष्टि से ये जो है अत्यंत उपयोगी है। तो अगर हम लोग गम्हार की लकड़ी से अगर नक्काशी बनाते हैं ना, दरवाज़ा, खिड़की, ये सभी कुछ डिजाइनिंग, तो आपका गम्हार की लकड़ी उसके लिए बेस्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लाह की किस्म नहीं है? तो लाह का 4 गो किस्म बताया गया था। सबसे पहले आपका बैसाखी लाह, उसके बाद अगहनी लाह, उसके बाद कार्तिकेय लाह, उसके बाद जेठवी लाह। तो जो ये चैती लाह है ये लाह का किस्म नहीं है, इसको निगलेक्ट कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो वो आपका बैसाखी लाह का है। और बैसाखी लाह का ये जो एक योगदान है वो आपका लगभग वो आपका 82% है। 39 नंबर के क्वेश्चन के बाद देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का कितना योगदान है? तो अगहनी लाह का योगदान अभी नहीं बताया गया है, हम लोग केवल बैसाखी लाह का योगदान जानते हैं, वो आपका 82% है, अगहनी लाह का नहीं जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो रांची जिला में। रांची के किस स्थान पे? तो नामकुम में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही उत्तर है वो आपका 1924 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ICAR के द्वारा किया गया था, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है वो झारखंड राज्य में राजस्व यानी कि रेवेन्यू की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वनोत्पाद कौन सा है? तो अभी आपको बताया गया था झारखंड में मुख्य वनोत्पाद भी है और आपके कुछ कुछ गौण वनोत्पाद भी है। अगर हम लोग गौण वनोत्पाद की बात करें तो आपका लाह है, केंदुपत्ता है, तसर रेशम है और चौथा बांस है। ठीक है ना। तो ये चारों जो है वो आपके झारखंड में प्रमुख गौण वनोत्पाद है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम लोग झारखंड में बात करें कि राजस्व की प्राप्ति से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा गौण जो है वो वनोत्पाद है, तो ये आपका केंदुपत्ता हो जाएगा। तो केंदुपत्ता के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखंड का प्रमुख गौण उत्पाद है और इसका जो प्रयोग है वो बीड़ी एवं तंबाकू के निर्माण में किया जाता है। और राज्य में केंदुपत्ता के प्राथमिक संग्राहकों को केंदुपत्ता के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति बना था 2015, उसको अधिसूचित किया गया था। तो ये केंदुपत्ता के बारे में है। तो केंदुपत्ता के बारे में याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख जो गौण वनोत्पाद है वो आपका केंदुपत्ता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका कि केंदुपत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? तो इसका तंबाकू एवं बीड़ी के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, झारखंड राज्य के केंदुपत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति अधिसूचित किया गया था? तो ये आपका 2015 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं 46 नंबर का अगर क्वेश्चन का अगर आंसर देखिएगा तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अर्जुन पेड़ का, साल पेड़ का और सहतूत पेड़ का, इन तीनों का जो उपयोग है वो रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है, जबकि अमरूद के पेड़ का उपयोग रेशम के कीट को पालने के लिए नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं तसर रेशम यानी कि वाइल्ड सिल्क के बारे में। एक पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में कि तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में जो है वो प्रथम स्थान है। तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो है वो देश में प्रथम स्थान है। यहाँ देश का लगभग 60% तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम के कीड़ों के पालन हेतु झारखंड के साल वृक्ष, सहतूत वृक्ष, आक्सन वृक्ष, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है। राज्य की राजधानी जो कि रांची है, तो रांची के नगरी में भारत सरकार के द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा देखिए रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु सन 2006 में राज्य सरकार के द्वारा झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि झारक्राफ्ट का गठन किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि झारक्राफ्ट के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्क की भी स्थापना की गई है। ठीक है। क्या क्या बोले हैं इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में कितना स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये आपका नगरी रांची में किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया है? तो झारक्राफ्ट का जो गठन है वो 2006 में किया गया है। ये आपका जेपीसी 2021 में पूछा गया था झारक्राफ्ट। ठीक है। और झारक्राफ्ट का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये होता है झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म। और झारक्राफ्ट के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ वो आप पता कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड के उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की जो प्रजाति है वो आपका डाबा है? तो 50 नंबर का आंसर देखिएगा, सही आंसर तो आपका आंसर नंबर
जो है वो बी होगा। तो झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की जो प्रजाति है वो डाबा है, तो आपका तसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एक पॉइंट याद रखिएगा झांप कॉफेट के बारे में। तो जब हम लोग वन प्रबंधन के बारे में नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग झांप कॉफेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है 51 नंबर के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्र का जो है मात्र 4.15 झारखंड राज्य में विस्तारित है। तो नमामि गंगे परियोजना चल रहा है और इस परियोजना में झारखंड का 4.15 जो है % झारखंड राज्य में भी इसका क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नमामि गंगे परियोजना के तहत नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल कुल वन क्षेत्र का 14.48% जो वन है वो झारखंड राज्य में विस्तारित है। तो ये भी जो क्वेश्चन मतलब ये भी जो ऑप्शन है वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्वेश्चन नंबर 52 बताया जा रहा है कि भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र का नामकरण इनमें से बदलकर क्या रख दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में आप याद रखिए कि भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र जो था इसका नाम बदल दिया गया है, और सवाल उठता है कि इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है। तो इसका जो नाम बदल कर वो कर दिया गया है क्या, वो देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र का जो नाम बदलकर भारतीय लौह एवं तसर संस्थान रख दिया गया है। तो भारतीय लौह एवं तसर संस्थान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, यह बताया जा रहा है कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का यह नामकरण कब किया गया था। तो भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान, इसका नामकरण कब किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 सितंबर 2007 को किया गया था। तो 20 सितंबर 2007 को भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का जो है नामकरण किया गया था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नाम जो है वो क्या किया गया है, नाम क्या है। तो भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का नया नाम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान का जो नामकरण किया गया है कब किया गया है, तो 20 सितंबर 2007 को किया गया है। तो इसका नया नाम क्या है वो देखिए। तो इसका नया नाम जो है 54 का, तो 54 का ए है, इसका नया नाम जो है वो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान है, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो लाह का उत्पादन होता है वो खूंटी में होता है या फिर रांची में होता है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग जो है वो इंडस्ट्री वाले टॉपिक जब हम लोग लाह इंडस्ट्री देखेंगे ना, लाह उद्योग, वहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि झारखंड में दूसरा लाह उत्पादन वाला जिला कौन सा है, ये भी वहीं पे देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा। अगर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है। तो इसका जो 57 है, 57 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना है वो 1964 ईस्वी में की गई थी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर 55 का अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ देखिए के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक, अगर एक पॉइंट याद रखिएगा कि झारखंड में सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला अगर जिला कोई है तो लाह उत्पादन वाला जो जिला है वो आपका रांची है, सर्वाधिक लाह उत्पादन वाला जिला। और वहीं अगर हम लोग सेकेंड नंबर जिले की बात करें लाह उत्पादन में तो वो आपका सिमडेगा है। और ये किसके अनुसार, तो ये आपका 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गोंद संस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट जारी हुआ उसके अनुसार। इसको आप याद नहीं रखिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन केवल इतना याद रखिए कि झारखंड में सर्वाधिक जो लाह है वो आपका रांची, खूंटी, इन सभी जिलों में ही उगाया जाता है, लाह का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग जो है वो झारखंड में जो वन थे, वन वाला जो टॉपिक है, इस वन वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 2023 देखेंगे।
वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग देखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये जो है क्लास हम लोग झारखंड में 1 वाला टॉपिक, ये सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।